Okay. Good afternoon, Abhishek. गुड आफ्टरनून सर। Okay, so those who will watch this video, उनके लिए है कि थोड़ा अभिषेक के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये अभिषेक कुमार यादव, इनका सिलेक्शन 24 में हुआ। यदि देखें हम तो इनका ये जर्नी जो है, जो इस एग्जाम में ये थर्ड अटेम्प्ट था। 22, 23, 24 मीन्स तीनों, ऑल थ्री टाइम्स ही अपियर्ड इन इंटरव्यू। यदि हम फर्स्ट टाइम देखें तो इंटरव्यू में इनका 92 मार्क्स आया। सेकेंड टाइम में कम हो गया 75, और थर्ड टाइम में 120 मार्क्स इंटरव्यू में आया। तो यदि हम देखें तो इंटरव्यू का मार्क्स इनका काफी इंप्रूवमेंट हुआ। इनफैक्ट हम 22 देखें, जब इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो एग्रीगेट मार्क्स देखें तो काफी अच्छा था, 335 टोटल। लेकिन उस ईयर में कट ऑफ ज्यादा गया था, सीट्स रिलेटिवली कम थे। अदर यदि हम मार्क्स वाइज देखें तो इंटरव्यू मार्क्स यदि उनका 100 उस समय भी मिलता तो सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता। इसके अलावा इन्होंने एनडीए और सीडीएस में एटलीस्ट 11 टाइम्स, जो मेरे पास रिकॉर्ड है उसके अनुसार मिनिमम 11 टाइम्स इन्होंने एसएसबी अटेंड किया है। तो आज हम इसी संबंध में इनके जर्नी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस क्यूरी जो कैंडिडेट्स के जनरल होते हैं वो, कुछ मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अभिषेक, ये आपकी जर्नी सीरियस रूप से कि मुझे यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाना है, कब से स्टार्ट हुआ? सर मैंने डिसाइड तो क्लास 10 से किया था। मेरे पापा वहाँ बीएसएफ में पोस्टेड थे, हजारीबाग में। तो वो एक ट्रेनिंग सेंटर था। तो वहाँ मैं देखता था रिक्रूट ट्रेन होते थे, बाकी कमांडोज होते थे, ऑफिसर्स भी ट्रेन होते थे। तो वहीं से एक मोटिवेशन था कि मैं अगर आगे कुछ करता हूँ तो डिफेंस फोर्सेस ही ज्वाइन करूंगा। तो सर ड्रीम तो वहीं से था। लेकिन जब मैंने 12th पास किया तो तब से मैंने एनडीए का सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। ओके। तो मैंने एग्ज़ाम लिखा और इंटरव्यू दिया था उस समय। ओके, सो आप एटलीस्ट 11 टाइम्स एसएसबी दी है। आपको क्या लगता है कि हाँ सर। इसमें कहाँ आप मिस कर रहे थे? हाँ सर, जैसे एसएसबी इंटरव्यू होता है उसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं। आपके साइकोलॉजिकल, फिर आप ग्रुप में कैसे परफॉर्म करते हैं, और इंटरव्यू। तो तीनों में एक सिंक्रोनी चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप दो बहुत अच्छा करते हैं और एक में रिलेटिवली कम करते हैं तो आपका हो जाएगा। तो तीनों में ही आपका एक अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। और मुझे लगता है कि शुरू में इसके बारे में थोड़ा नॉलेज कम था मुझे, कि इंटरव्यू क्या होता है, एसएसबी क्या होता है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो शुरू में तो इसलिए नहीं हुआ, फिर बाद में जब पता चला तो काफ़ी अच्छे इंटरव्यूज गए थे मेरे। तो फिर बाद में क्यों नहीं हुआ कुछ उसके, और कहाँ आप में कमी रह गई? सर बाद में जैसे 2021 में ही मैंने सीएपीएफ का सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। हम्म। तो मेरा जो फोकस था कम्प्लीटली यहाँ शिफ्ट हो चुका था। तो इस वजह से मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा था वहाँ पे। ओके, ओके। सो फॉर दोज हु आर क्यूरियस अबाउट फोर्स ऑर्डर, तो इनका सबसे पहला, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके फादर बीएसएफ में सर्व कर रहे हैं, तो इनका फर्स्ट चॉइस बीएसएफ ही था। और सेकंड चॉइस सीआरपीएफ, थर्ड चॉइस आईटीबीपी, फोर्थ चॉइस एसएसबी, और लास्ट चॉइस जो है सीआईएसएफ। एक चीज मैं और लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको लगता है कि हम बीएसएफ या आईटीबीपी देंगे, फर्स्ट चॉइस तो मार्क्स अच्छा मिलेगा। नहीं, क्योंकि यही वो कैंडिडेट हैं जिनका पहले भी यही चॉइस था, अभी भी यही चॉइस। इसी चॉइस में इनको 75 भी मिला और इसी चॉइस में इनको 120 भी मिला। तो मैं समझता हूं, मेरे ओपिनियन में फोर्स ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है। एट द एंड ऑफ द डे आप क्या रिप्लाई करते हैं ये मायने रखता है। ओके, यस सर। सो जैसा कि जैसे आप बोल रहे हो कि बीएसएफ में आपके फादर थे और बीएसएफ आपने फर्स्ट चॉइस दिया, और वही आपको मिलना भी है, इसमें कोई डाउट है नहीं, ठीक है। तो बीएसएफ में क्या अट्रैक्शन पॉइंट अदर देन योर फादर इज सर्विंग? सर जैसे बहुत सारे यूनिट्स है बीएसएफ के। क्री कमांडो यूनिट है, बाकी टीआरएस स्मोक यूनिट है। और इसका अपना ही जो कमांडो कोर्स वगैरह जितना भी है, इंफ्रा काफ़ी पुराना है सर। और बहुत सारे वॉर में पार्टिसिपेशन भी इसका है सर, तो ये काफ़ी मुझे मोटिवेट करता था। ओके, ओके, ओके। सो यदि हम प्रिपरेशन जर्नी का देखें तो 22 में आपका पेपर वन में बहुत अच्छे मार्क्स थे, 155 मार्क्स थे। फिर 23 में आया तो 23 में 136। तो देखा जाए कि पेपर वन का मार्क्स आपके कम होते गए। ऑब्वियसली टफनेस लेवल भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी जैसे हम 23 देखें और 24 देखें तो ऑब्वियसली कट ऑफ में भी डिफरेंस है, कम हुआ है। तो देखा जाए तो मोर और लेस आपका प्रिपरेशन स्टैंडर्ड वही है। फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा कि पेपर वन में आपके कम मार्क्स आने के कारण क्या है, क्योंकि
24 में आपके जस्ट 112 मार्क्स आए हैं। यस सर। सर क्योंकि 24 में देखा जाए तो जो पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी डिफरेंट था। जैसे मैथ्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐड किए गए इस बार, और जो क्वेश्चन है काफ़ी मिसलिनियस थे। कंप्लीटली में सिर्फ बुक से ही नहीं थे, बुक से क्वेश्चन बहुत सारे थे लेकिन कुछ कुछ आपको अलग से ही पढ़ने थे। तो मैं एक स्टैंडर्ड फॉलो करता था, जैसे स्टैंडर्ड बुक्स हो गए आपके, एनसीईआरटी हो गए। तो वो तो पक्का है कि अगर आप उनको अच्छे से करते हैं तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बाकी जो मिसलिनियस काफ़ी आए थे इस बार, और मैथ्स मैथ्स में काफ़ी लेंदी पेपर था, तो उसके वजह से थोड़ा मार्क्स कम था सर। ओके ओके। सो आप कुछ यूनिक कैंडिडेट्स में हो जो जॉब न करते हुए ग्रेजुएशन डिस्टेंस लर्निंग में आपने किया है, डिस्टेंस एजुकेशन किया इग्नू में। तो यस ये सर। वजह जो प्रिपरेशन ही था कि हमें फुल रूप से इस प्रिपरेशन में देना है रादर की क्लास जाने की अपेक्षा। हाँ सर, जब मैंने 12th पास किया था तो मैंने कुछ दोस्तों से कंसल्ट किया, और पेरेंट्स को इतना नॉलेज था नहीं इसके बारे में। तो मैंने इग्नू ही ज्वाइन किया क्योंकि कम्प्लीटली मुझे अपना फोकस एग्जाम में रखना था। पर अगर किसी को मुझे अ, वो गाइडेंस करना हो तो मैं बोलूँगा जरूर आप कॉलेज जाइए, और ये 3-4 साल में काफ़ी कुछ लर्न करते हैं आप। ओके ओके। सो अब आपको लगता है क्या चीजें मिस किए कॉलेज यदि रेगुलर जाते तो? हाँ सर, बहुत कुछ तो मिस नहीं किया मैं, क्योंकि मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड सर्कल हमेशा था, स्पोर्ट्स वगैरह खेलता रहता था मैं। पर फिर भी सर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे कॉलेज में जाके सीखते हैं। ओके ओके। सो अदर देन यूनिफॉर्म फोर्सेस, आपने फिलहाल के लिए जब तक सिलेक्शन ना हुआ था तो कोई एक्स्ट्रा करियर के यस बारे सर। में सोचा था? हाँ सर, मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा था। मैंने यूपी पीसीएस भी दिया था तो उसका प्री निकला था इस बार मेरा। ओके ओके। तो ये मेरा सेकंड ऑप्शन था सर। ओके ओके। सो आपने मेंस दिया था उधर भी? हाँ, यूपी पीसीएस के सर। ओके ओके ओके। सही है। आपका पेपर टू का मार्क्स यदि हम देखें तो इस बार अच्छा था। इनफैक्ट 100 मार्क्स आपके आए, तो 100 रिस्पेक्टेबल है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपके यस सर। 88 थे, फिर उसमें सेकेंड अटेम्प्ट में आपके कम हुए थे, थर्ड अटेम्प्ट में ये 100 है। तो आपने पेपर टू के सर लिए क्या क्या किया? सर पेपर टू के लिए पहले तो मैंने पेपर समझा कि क्या मॉड्यूल रहता है पेपर का, क्या क्या सब्जेक्ट पूछते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। जैसे ग्रामर देखा जाए सर, हर साल रिपीट होता है ग्रामर एक जैसा ही। यस यस। बाकी जो टॉपिक्स है, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, आपको सोसाइटी के बारे में, वुमेन के बारे में, और इन्वायरमेंट, ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं सर। तो इनको जब मैं मतलब देखता था मैं न्यूज़पेपर्स में, कोई आर्टिकल है तो उसको पॉइंट में लिख लेता था कि अच्छा इसका है, ये पेपर में पूछता है, इसको लिख लेता हूँ। तो उस तरह मेरा डेटा एक प्रिपेयर हो गया। बाकी सर एक मैं कोट वगैरह कहीं से लिख लेता था, जो भी न्यूज़पेपर में आया फिर कहीं से पढ़ता था, तो उससे थोड़ा मार्क्स एडअप हुआ सर। ओके और बाकी सर प्रैक्टिस बहुत किया था मैंने इसके पेपर टू का। ओके। सो प्रैक्टिस जो आप करते थे इंडिविजुअल टॉपिक वाइज या आपने फुल लेंथ टेस्ट वगैरह भी लिखा? सर फुल लेंथ लिखा था सर। ओके ओके। और अप्रोक्स जैसे सपोज करो कि इस ईयर में हम यदि देखें जब सिलेक्शन आपका हुआ तो एवरेज यदि हम नॉर्मल देखते हैं तो आपने कितने टेस्ट करीब लिखे होंगे पूरे लास्ट लेटेस्ट एक लास्ट 6 मंथ, क्योंकि लास्ट 6 मंथ में जो होता है प्रिपरेशन पीक पे होता है। तो लास्ट 6 मंथ में सर अप्रोक्स कितने टेस्ट लिखे होंगे? सर मैंने 8 से 10 तो फुल लिखे थे। बाकी हम्म। सर टॉपिक वाइज भी लिखता था, डेली बेसिस पे नहीं लेकिन वीकली 2-3 लिख लेता था सर, टॉपिक वाइज भी। ओके ओके ओके। सो जैसे आपने बोला कि आपके पेरेंट्स ऑब्वियसली आपके फादर जॉब में हैं, और वो एक तरह से आपको फ्रीडम था कि आप चॉइसेस अपने लेवल से कर सकते हो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आपका इंक्लिनेशन यूनिफॉर्म फोर्सेस की तरफ था। तो जो आपने बोला यस सर। कि यस दूसरे फील्ड के तौर पे आपने सिविल्स देखा, तो वो भी एक तरह से सिमिलर, क्योंकि वहां भी हमें यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाने का मौका मिलता है, एटलीस्ट स्टेट पुलिस और कुछ कुछ होते हैं जैसे जेलर हुए या अदर यस सर। भी फोर्सेस टाइप के होते हैं। सो जैसे आपके पेरेंट्स की तरफ से मल्टीपल टाइम लेटेस्ट टेक ना कि आप 5 SSB या 6 SSB जब अटेंड किए और उसमें सफलता नहीं मिली, तो क्या घर वालों की तरफ से कभी प्रेशर मिला? नहीं सर, घर से मैं काफ़ी लकी मानता हूँ अपने आप को, कि घर से हमेशा सर सपोर्ट रहा है मुझे, कि आप क्या फील्ड चूज करना चाहते हैं अपने लिए, आप बस अपना फुल एफर्ट दीजिए सर। घर वाले बस इतना बोलते थे कि आप पहला इतना एफर्ट दे रहे हैं पूरा दीजिए, बाकी हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है आपको। ओके ओके। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इवन इफ कॉलेज नहीं गए लेकिन आपका जो स्कूल लेवल से और अदर प्लेसेस से फ्रेंड सर्किल बना हुआ था।
तो यदि हम यस सर। आपके 5 फ्रेंड्स के बारे में लें, वो फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं, तो क्या मैक्सिमम यूनिफॉर्म फोर्सेस वाले ही हैं या अदर सेक्टर वाले भी हैं? सर काफ़ी डाइवर्स है सर, कुछ तो आर्मी में ऑफिसर्स हैं, एयरफोर्स में ऑफिसर्स हैं। बाकी सर कुछ डॉक्टर्स हैं अभी। एक मेरा दोस्त अभी डेंटल का पढ़ाई कर रहा था। अच्छा तो अच्छा। सर डाइवर्स है सर काफ़ी। ओके, सो वो सब स्कूल वाले फ्रेंड ही हैं? हाँ सर, स्कूल के और कॉलोनी के फ्रेंड सर, और बाकी जो प्रिपरेशन के टाइम पे दोस्त बने थे। ओके ओके। एज ए पर्सन जो मल्टीपल टाइम फेलियर होते हैं, लेकिन कभी भी अपने को डाउन फील नहीं करते हैं कि यस, हमें, यदि हम राइट ट्रैक पे चल रहे हैं, थोड़े बहुत मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो हमें लगे रहना है। हम्म। वैसे कैंडिडेट्स बहुत सारे होंगे आपके जैसे ही, कि कुछ ऐसे हैं 2-3 टाइम्स सेलेक्ट ना हुए। सो उनके लिए मैसेज के तौर पे कि आप अपने को कैसे कंफर्टेबल रखते हो जब सेलेक्ट, आपने प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, रिटर्न क्वालिफाई हुए, फिर आप एसएसबी में गए, इंटरव्यू में गए, सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप उसको कैसे टैकल करते हो? सर पहला चीज़ तो है विल पावर। अगर आप कुछ भी ड्रीम करते हो, बड़ा ड्रीम करते हो, तो विल पावर सबसे स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका सबसे इंपॉर्टेंट हथियार यही है। तो दूसरा चीज़ है आपका प्रिपरेशन और हार्ड वर्क। भले ही आपका सिलेक्शन इस बार नहीं ना हुआ हो, लेकिन आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि मैंने हार्ड वर्क किया था, मैंने कुछ गेन किया है। कुछ माना कि रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मैंने बहुत कुछ गेन किया है, अगली बार मैं काफ़ी बेहतर कर सकता हूँ। तो तीसरा चीज़ है, जब मैं फेल होता था सर, हाँ, तो थोड़ा टाइम सर अपने साथ स्पेंड करता था, और दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। सर एक दो दिन के बाद लेकिन, क्योंकि जो गोल था मेरा हमेशा दिमाग में रहता था, तो वापस ट्रैक में आ जाता था मैं। तो तीसरा तीसरा चीज़ यही है सर, कि आपका जो गोल है हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो अपने गोल की तरफ जा रहा हूँ या उससे दूर जा रहा हूँ। तो सर ये तीन चीज़ ही थी। अब यदि हम पेपर 1 को देखें, तो ठीक है, आपने वंस जैसे 22 वाले में बहुत अच्छे मार्क्स लाए उस स्टैंडर्ड में। फिर चूंकि लेवल पेपर का इंक्रीज होता गया, तो मार्क्स आपके इंक्रीज होते गए, सॉरी, मार्क्स डिक्रीज होते गए पेपर स्टैंडर्ड बढ़ने के साथ। तो पेपर 1 में रफ में आपने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाया इस जर्नी में? हाँ सर, मैं पहले से ही एनडीए और सीडीएस का प्रिपरेशन मैंने किया था। तो सर एक जो बेस है वो प्रिपेयर्ड था मेरा। बाकी मैंने सर जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, पहले मैंने देखा पास्ट ईयर्स उठाए जितने उठा सकता था, उनको देखा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सी बुक है जहाँ से मैं कर सकता हूँ, और मुझे मतलब कितना और करने की ज़रूरत है यहाँ से। तो सर मैंने ये पॉइंट देखा कि जो एनसीईआरटीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं हिस्ट्री के लिए देखूँ, तो हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और पॉलिटी के लिए जो लक्ष्मीकांत है। तो पहले मैंने बुक सेलेक्ट किया, ये बुक पढ़ने हैं। और फिर एक टाइम टेबल मैंने डिसाइड किया कि अगर मेरे पास 12 महीने हैं, मैंने अपने आप को एक साल दिया था सर हम्म। प्रिपरेशन के लिए 22 में। तो अगर मेरे पास 12 महीने हैं, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि 7-8 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लूंगा, और 4 महीने जितना रिवीजन हो सकता है। तो सर दूसरा चीज़ ये है कि अपना टारगेट एक बनाना पड़ेगा कि इतने में कंप्लीट करना है, इतने में रिवाइज करना है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर, कि आप जो मॉक टेस्ट हैं ये मॉक दें। क्योंकि केवल पढ़ने से तो आ जाता है, पढ़ लेते समझ में आता है, लेकिन जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं मॉक में, रियल इन्वायरमेंट में, तब समझ में आता है कि अच्छा ये लैग कर रहा हूँ, इस टॉपिक को और कर सकता हूँ, ये पढ़ चुका हूँ, इसको अब बस रिवाइज ही करना है। तो ये तीन चीज थी सर। पेपर 2 के बारे में हमने ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने ऑलरेडी बताया। इंटरव्यू के संबंध में, जैसे यदि आपके मार्क्स में काफी फ्लक्चुएशन आए, 23 वाले अटेम्प्ट देखें और इस बार वाले में, और कहीं ना कहीं यस इस सर। बार जो है इंटरव्यू का मार्क्स आपको बहुत एज दिया, ठीक है, तो यदि यस हम सर। पिछले बार के इंटरव्यू देखें और इस बार का, तो आपको क्या डिफरेंस लगा जिसके कारण मार्क्स एक्स्ट्रा मिला? सर इंटरव्यू तो पहला चीज़ है प्रिपरेशन आपका। आप कैसे प्रिपेयर करते हो उसके बारे में, तो आपको कॉन्फिडेंस देता है। और दूसरा चीज़ है, आप जब आप रूम में जाते हो, तो इंटरव्यू स्टार्ट कैसे होता है। तो जैसे पिछली बार गया था 23 वाले में, जब 75 मार्क्स आए थे, तो इंटरव्यू का स्टार्ट ही जब हुआ तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए कि जो जिनके बारे में पता ही नहीं था, और मैं उनको अच्छे से टैकल नहीं कर पाया। लेकिन इस बार मैं कम्प्लीटली मतलब प्रिपेयर्ड था कि जो भी पूछे, मेरा जो पर्सनैलिटी वो रहेगा। आता है तो बताऊंगा, नहीं आता है तो मैं सॉरी सर बोल दूंगा। तो शुरू से जो एक टेम्पो डेवलप हुआ सर, काफ़ी कॉन्फिडेंट था मैं। और क्वेश्चन उस टाइप के ही पूछे गए कि जो मुझे आते हैं और जो नहीं आते उनको भी मैं अच्छे से टैकल कर पा रहा था। तो सर एक अच्छा टेम्पो डेवलप हो चुका था। सो आप बिलीव करते हो कि कभी कभी इंटरव्यू में बहुत बार ऐसा होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ, कि लक फेवर करता है?
हाँ सर, कुछ तो 100 में से 25% तो लक है उसमें, इंटरव्यूज में। बाकी तो आपका ही है एफर्ट जो आप डालते हो। ऑब्वियसली जो हम हैं वो जो कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, वंस वी आर यस सर। प्रिपेयर्ड तभी वो काम करेगा। हम कुछ नहीं जानते हैं तो वो तो काम आता नहीं है। सो जैसे आपके पास्ट यस जो सर। एक्सपीरियंसेस हैं एसएसबी, तो उससे संबंध में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि आप इतने टाइम फेल हुए, ये सारी चीजें। हाँ सर, पूछा गया कि आप डिफेंस फोर्स ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं केवल। हम्म, आपको कुछ और, मतलब कुछ और आप कर सकते हो। मैं बोला हाँ सर, कर सकता हूँ कुछ और, लेकिन ये एक मेरा लाइफ का एम है जो मैंने डिसाइड किया है खुद, तो ये मैं करना चाहता हूँ। ठीक है। सो जैसे आपका जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उसमें स्पोर्ट्स है या वो एक्टिविटी जो फिजिकल स्ट्रेंथ आपको देता है, और उसके अलावे जो है बुक्स वगैरह, बुक्स रीडिंग का, तो आप किस टाइप के बुक पढ़ते हो? सर मैं मेनली सर जो मिलिट्री बुक्स थे वो पढ़ता था। फिर बाद में मैंने थोड़ा डाइवर्स किया, इसे ऑटोबायोग्राफी पढ़ने लग गया और स्टोरी बुक्स भी पढ़ने लग गया सर इसमें। ओके ओके। जैसे सो हाल में कुछ जो बायोग्राफी और स्टोरी बुक एक दो तीन बता सकते हो जो आपने पढ़ा हो? सर ये एक टीवी प्रोड्यूसर थे सर, बियर ग्रिल्स नाम के। तो हम्म। एडवेंचर शो एक निकाले थे, मैन वर्सेस वाइल्ड। तो यस उनका यस मैं यस। रिसेंटली पढ़ रहा था। हम्म उनकी बुक सर काफ़ी अच्छी, काफ़ी मोटिवेशनल और बहुत कुछ उसमें है सर। तो वो बुक मैंने पढ़ा था अभी हम्म। रिसेंटली। और कुछ एक दो? और सर डॉक्टर अब्दुल कलाम का बुक पढ़ा था सर मैंने, विंग्स ऑफ फायर। और एक यूएस के नेवी सील हैं जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा था, तो उनका स्टोरी भी मैंने पढ़ा। और फिलहाल तो सर मैं एक दो बुक है मेरे पास, जैसे अभी अ, ये मार्कस एरेलस का हम्म एक बुक है, उसका नाम नहीं याद आ रहा सर। वो भी पढ़ने का मैं सोच रहा हूँ, आगे पढूं। बाकी सर मैंने द ब्रेव पढ़ा था, जो परमवीर चक्र हैं उनके बारे में स्टोरीज है उसमें। और ये एक अमिश अमिश त्रिपाठी नाम के एक ऑथर है, जी जी हाँ उनका बुक पढ़ा था, हाँ। मेलुहा नागा, ये पढ़ा मैंने। हाँ हम्म। सर, तो ये यही सब बुक पढ़ता था। ओके ओके। सो यदि हम देखें तो जो प्रिपरेशन का ड्यूरेशन है, तो उसमें भी रेगुलर बेसिस पे एक्स्ट्रा किताबें पढ़ते रहते थे? हाँ सर, रेगुलर पढ़ता रहता था बुक में। ओके ओके। क्योंकि देखो जो मैं समझता हूँ और ये होना भी चाहिए कि इट इज नॉट अबाउट कि जस्ट हम सिलेबस के बुक्स पढ़ रहे हैं। कभी कभी एक्स्ट्रा एक्सपोजर के लिए हम कुछ दूसरे बुक्स पढ़ते हैं, तो वो पेपर टू में भी कभी कभी काम आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सर। लाइन, कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, या सोचने का जो नजरिया कि हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो यस उस ऑथर के संबंध में सिंपल चीजों को थोड़ा सा टिल्ट करने पे उसके मीनिंग में ब्यूटिफिकेशन आ सकता है। ये भी प्लस सर। पर्सनालिटी टेस्ट में भी हमें एक्सपोजर, जैसे हम एपीजे अब्दुल कलाम को लें तो ऑब्वियसली उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। फिर जैसे आप अमीस को पढ़ो तो उसमें रिलीजन के संबंध में या हमारे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उसको किस ढंग से थोड़े मॉडिफाई करके प्रेजेंट कंटेक्स्ट में पेश करना, या फिर जैसे आप मिलिट्री वगैरह में देखते हो तो एक ये भी है कि कितने भी एडवर्स सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करना, ये सारी चीजें जो है वो हेल्पफुल होती है। सो यस सर। जैसे हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल फादर का के बारे में आपने बताया कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपको वहां से आया कि वो बीएसएफ में। मदर का कितना रोल आप देते हो आपकी पर्सनालिटी और आज जो कुछ आप हो? सर मेरे पापा तो रेगुलर पोस्टेड ही रहते थे, तो बहुत सारा टाइम मैंने मम्मी के साथ स्पेंड किया है, उनके साथ ही रहता था। तो सर एक पॉजिटिवनेस कि आप जो भी कर रहे हो आप अच्छे से करो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। और जैसे मम्मी ने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है सर हमारे लिए, हमेशा। मतलब जो भी है अपना, अपने अपने ड्रीम्स को छोड़कर हमारे बारे में सोचना सर। तो इन इन सब ये सब दिमाग में था सर कि कुछ करना है पेरेंट्स के लिए। ओके ओके। सो जब रिजल्ट आया तो दोनों में से किसे पहले बताए? सर मम्मी को बताया क्योंकि पास में वही थी, पापा ओके। ड्यूटी पे थे, तो फिर अच्छा उन्हें अच्छा। कॉल किया मैंने। ओके। एक जब रिजल्ट आता है उस समय की यस सर। फीलिंग ऑब्वियसली शब्दों में नहीं बता सकते हैं, वो खुद फील करना पड़ता है हर कैंडिडेट के लिए। और यस मेरे सर। ओपिनियन में जिसने जितना ज्यादा स्ट्रगल किया है उसका फीलिंग उतना इंटेंस होता है।
सपोज कोई कैंडिडेट आए, यस सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए, तो मैं समझता हूँ शायद ऑब्वियसली उनके लिए वो यूनिक ही होगा, लेकिन उनका उतना इंटेंस नहीं होगा। सो आई वांट टू नो कि उस समय कैसा आपके पास फीलिंग आया जब ये देखा, यस फाइनली आई एम सिलेक्टेड। हाँ हाँ सर, जब वो लिस्ट आया सर, तो जैसे ही खोला मैंने उसे, तो मुझे लगा कहीं नाम नीचे कहीं होगा बीच में, या फिर कहीं नीचे होगा। तो पहले ही मैं बोला कि एक बार देख लेता हूँ, तो पहला पेज ऊपर किया, दूसरा पेज तो दिखा एक लंबा सा नाम, अभिषेक कुमार यादव। तो बोला अच्छा यही तो है मेरा। फिर रोल नंबर चेक किया, बोला हाँ हाँ, यही है यही है। तो फिर मैंने बोला कंफर्म कर लेते हैं एक बार, तो एडमिट कार्ड निकाल के देखा, फिर बताया मम्मी हो गया है। तो उस समय तो सर ऐसा लगा कि हाँ, बहुत मेहनत किया था। कुछ हल्का हल्का सा लगा सर कि हाँ हो गया अभी, सारा जो एफर्ट था उसका फ्रूट आ चुका है। वो फील बस कर सकते हैं। इन्हीं वजह से अभी यस सर। फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट हो चुका है, और मे भी जैसे ज्वाइनिंग वगैरह प्रोबेबली मार्च के आसपास होने का है। तो अभी आप यस सर। फिजिकली एक्टिव हो, फिजिकल एक्टिविटीज जो करना था वो कर रहे हो, या अभी स्टॉप है? सर अभी तो मेनली स्पोर्ट्स पे फोकस कर रहा हूँ मैं सर। अभी रनिंग वगैरह स्टार्ट करना है। जिम कर रहा था थोड़ा, और स्विमिंग वगैरह कर रहा था, लेकिन रनिंग वगैरह स्टार्ट करना है अभी। ओके ओके। एक यस सर। कैंडिडेट सपोज अभी लेटेस्ट टेक 26 में एग्जाम देने वाले हैं, तो पहले उस कैंडिडेट के बारे में आप कुछ बताओ कि उनको किस ढंग से, क्योंकि एक रूल किसी के लिए काम नहीं आता, सबके लिए अपने अपने स्ट्रेटजी, बट सर जनरलाइजेशन जो 26 में फर्स्ट अटेम्प्ट सपोज देने वाले हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? सर उनके लिए तो पहला अभी 1 साल है उनके पास। 1 साल से थोड़ा कम ही है। तो उनको पहले तो देखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो पास्ट ईयर देखिए आप, क्या क्या पूछता है, क्या क्या रहता है उसका, प्रोसीजर क्या रहता है तैयारी का। कुछ कुछ जो टॉपर्स हैं या फिर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनका आप इंटरव्यू भी देख लीजिए। और जो टीचर्स हैं, तो इनसे देखने से आपको एक रफ आइडिया बन जाएगा कि मेरा प्लान क्या होने वाला है। तो आप अपना एक प्लान बनाइए, प्लान में ये होगा कि आपको क्या बुक्स पढ़ने हैं। तो वो सेलेक्ट करिए आप, फिर अपना एक डिसाइड करिए कितने महीने में अपने स्पीड के हिसाब से मुझे करना है। तो रफली उतने में तो नहीं होता, 1-2 महीना एक्स्ट्रा लग जाता है। तो आप इस तरह से बनाइए प्लान की उसको होने के बाद आप कैसे रिवाइज करोगे उसको। दूसरा चीज ये है, तीसरा है कि मिसलिनियस आप क्या पढ़ोगे। ये केवल बुक से होगा नहीं, क्योंकि पेपर 2 भी है। पेपर 2 के लिए आपको ग्रामर वगैरह देखना है, और न्यूज़पेपर। तो आप अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। इससे काफ़ी एक लिखने का तरीका पता चलता है, और समझाने का, केवल लिखने से इम्पोर्टेंट ज़्यादा समझाना है। आप अच्छे से समझाते हो तो अच्छा मार्क्स मिलता है। तो 2 चीज़ ये हैं। और तीसरा कि जो आने वाले समय है, अगले अगस्त या फिर जब भी एग्ज़ाम है, तो आपको इतने महीनों में दिमाग में कुछ और नहीं लाना है कि ये कर लेता हूँ, ये खेल लेता हूँ। आप खेलो, ठीक है, रूटीन में आपका है, खेलो आप। लेकिन आपका गोल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए आने वाले कुछ महीने में, कि ये मेरा गोल है, एग्ज़ाम इतने तारीख को है, अभी मेरे को मॉक देना है। तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सो कुछ वैसे ग्रुप में जो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम दे रहे हैं उनके लिए? सर उनके लिए है कि आप देखिए कि क्या कमी रह गया था। पिछली बार कितने मार्क्स से मैं छूट गया हूँ, तो कमी कहाँ कहाँ रह रहा है। पढ़ाई तो आपने किया ही 1 साल, तो आपको ये देखना है कमी कहाँ है, और क्या क्या और ऐड ऑन कर सकते हो अपने तैयारी में। तो आपके लिए वो फाइंड करना और रिवाइज करना, जितना आप रिवाइज कर सकते हो, और कमियों को दूर करिए आप। ओके ओके। सो आप जैसे अभी 25 वाले का रिटर्न का रिजल्ट आ गया, ठीक है। सो सर। उनका इंटरव्यू ऑब्वियसली 26 में होना है किसी भी टाइम, ठीक है। तो जैसे आप देखते हो कि एवरी ईयर ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि कुछ को 120 प्लस भी इंटरव्यू में मार्क्स मिल रहे हैं, और कुछ जैसे चूंकि आप दोनों कैटेगरी में रह चुके हो, लोएस्ट वाले में भी रह यस चुके सर। हो और हाईएस्ट वाले में भी रह चुके हो, और ये बहुत मेजर है। आप अपनी ही लाइफ में देखो ना, तो 45 मार्क्स का डिफरेंस है आपके पीक में और लोएस्ट में। तो यस बहुत सर। सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो, मैं खुद ही, मेरे साथ जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 120 प्लस भी लाए हैं, और कुछ ऐसे थे कि कभी उन्होंने कम भी लाया है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू के लिए, जैसे जो 25 वाले बैच में आपके इमीडिएट जूनियर जो होने वाले हैं, उनके लिए कुछ यस सजेशन सर। मैसेज? हाँ सर, पहला है कि आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा प्रिपरेशन, क्योंकि अभी आपका फिजिकल होने वाला है, तो उस पर तो फोकस आपको रखना ही है। वो तो नहीं छोड़ सकते आप। लेकिन इंटरव्यू का अभी से आप स्टार्ट करो। इंटरव्यू मेनली आपका माइंडसेट के ऊपर है।
आप कैसे चीज़ों को देखते हो। तो अगर आप लाइफ में कुछ भी देख रहे हो, न्यूज़ में चल रहा है, तो उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है, ये आप अभी से फॉर्म करना स्टार्ट करो। किसी भी चीज़ को लेकर उसका ओपिनियन क्या है आपका, और कैसे आप चीज़ों को समझा सकते हो, टफ से टफ चीज़ों को अपने बारे में या फिर सोसाइटी के बारे में आप कैसे आसानी से समझा सकते हो। तो इन दो चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। और तीसरा चीज़, लैंग्वेज। आजकल जो यूपीएससी है काफ़ी लीनियंट है, हिंदी में भी इंटरव्यू ले रहा है, इंग्लिश में भी ले रहा है। लेकिन आपको मतलब इजी नहीं हो जाना है, आपको इंग्लिश भी प्रिपेयर करना होगा। अगर आपका हिंदी ठीक नहीं है तो, आपका अगर हिंदी ठीक है तो इंग्लिश भी आप करो प्रिपेयर। और उसको जितना लैंग्वेज पे कमांड हो सकता है वो आप अभी आने वाले कुछ महीने में लैंग्वेज पे कमांड आप करो, दोनों में ही। क्योंकि मेरा 75 सर जिसमें आया था, मैंने इंग्लिश तो काफ़ी अच्छे से किया था। इंग्लिश के लिए मतलब पूरा अपना जो भी थॉट प्रोसेस है, चीज़ों को सोचना। लेकिन जैसे ही गया अंदर तो मुझे इंग्लिश में बोलने नहीं दे रहे हैं, बोला आप हिंदी में ही बोलो, हिंदी में ही बोलो। तो आपको ये भी दिमाग में लेके चलना है कि दोनों लैंग्वेज को इक्वली आप ट्रीट करके तैयारी करो। तो आपका जो और इंटरव्यू अपना था माइंडसेट तो वो रखना ही है। इस बार का जिसमें सिलेक्शन हुआ तो हिंदी था, इंग्लिश था या इंग्लिश था? सर इंग्लिश था सर, दोनों ही लैंग्वेज से पूछ रहे थे। ओके ओके। सो यदि वो इंग्लिश में पूछ रहे थे तो आप इंग्लिश में रिप्लाई कर रहे थे, हिंदी में पूछ रहे थे तो आप हिंदी में रिप्लाई कर रहे थे? यस सर। ओके ओके। कुछ कैंडिडेट्स का जो क्वेश्चन क्यूरी था कि फिजिकल को लेकर के, जैसे आप देख रहे हो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 4 इवेंट्स होते हैं फिजिकल में, और फीमेल के लिए 3 इवेंट्स सर। होते हैं। सो कुछ ऐसे बच्चे यस सर। हैं जिनको डाउट्स रहता है कि फिजिकल में प्रॉब्लम्स जो होते हैं, तो यदि हम जस्ट सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मली 4 इवेंट्स यदि मेल के लिए हैं और फीमेल के लिए 3, तो आपको कौन सा इवेंट टफ लगता है वैसे? सर ऐसे कोई कोई भी टफ लगा नहीं सर, मुझे काफ़ी नहीं इजी नहीं, होता है सर ये। आपके एंगल से क्योंकि नहीं, मैं आपने बचपन से ही। ऑलरेडी किया हुआ। इन नॉर्मल यदि हाँ रिलेटिवली देखा जाए तो कौन सा इवेंट टफ होता है और उस पे कैंडिडेट्स को अधिक ध्यान देना चाहिए? सर, पहला तो है 100 मीटर ही है, क्योंकि 100 मीटर में काफ़ी बच्चे मतलब नहीं निकलते, लेकिन जो इजी रिले लेते हैं वो निकल जाते हैं। तो आपको अभी से अपने वेट वगैरह कट करना पड़ेगा, क्योंकि वेट के साथ आप 100 मीटर नहीं कर पाओगे। तो अभी से वेट कट करो, आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। लेकिन जो दूसरा इवेंट है, ये 400 मीटर, ये 800 मीटर के बाद होता है लॉन्ग जंप। इसमें काफ़ी बच्चे छूटते हैं, क्योंकि उनको लाइन का ध्यान नहीं रहता है, जंप जंप के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो इस इवेंट के लिए आपको बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा, लॉन्ग जंप के लिए, अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो तो। और आप अगर हल्के से भी एक्टिव हो तो आप कर लोगे इसे। Okay. जैसे कोई बेसिक, देखो बहुत सारे बच्चे जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो बहुत बार होता है कि छोटे रूम में रहते हैं। कुछ लोग तो इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें स्पोर्ट्स में एक्टिव इंटरेस्ट है, तो वो तो बाहर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, जब रिटर्न हो जाता है तब सोचते हैं कि ये इवेंट के रूप में लेना है। तो कोई पर्सन यस सर। स्टार्ट कर रहा है, आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो इस फील्ड में क्योंकि आपका वो इंटरेस्ट भी है, आप इन सारी चीजों को कर भी रहे हो। तो एक बच्चा जो यस रनिंग सर। स्टार्ट कर रहा हो तो उसको क्या क्या चीजों का प्रिकॉशन रखने की जरूरत होती है और क्या क्या चीज पे ध्यान देने की जरूरत होती है? सर पहला चीज है कि आप जाते ही मत सारा इवेंट करने लग जाओ। जैसे सर, अगर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, जो इवेंट्स है वो दिसंबर से ही स्टार्ट होंगे। यस। अगर डेट नहीं है, दिसंबर के आसपास स्टार्ट स्टार्ट होते हैं। तो अभी आपके पास 1.5 से 2 महीने हैं। तो पहला तो आप अपना स्ट्रेंथ डेवलप करो। आप झटके से जाके दौड़ना स्टार्ट नहीं कर दो। पहले हल्का हल्का आप फास्ट वॉकिंग करो 1-2 दिन, फिर धीरे धीरे स्लो रनिंग करो। फिर अपना स्टेमिना डेवलप करो। इससे क्या होगा, आपका मसल स्ट्रेंथ बनेगा। और उसके बाद जब मसल स्ट्रेंथ बन जाता है आपका 10-15 दिन, तो फिर आप टाइमिंग लगाकर दौड़ना स्टार्ट करो अपने इवेंट के हिसाब से। तो इससे आप इंजरी अवॉइड करोगे, क्योंकि आपने पहले कुछ नहीं किया है तो आपको पहले स्ट्रेंथ लाना पड़ेगा। दूसरा चीज़, डाइट। डाइट में जो भी है, अलग अलग पूरा बैलेंस डाइट होना चाहिए आपका। क्योंकि जो लोग एक्टिव है उनके लिए तो बहुत कुछ है नहीं है, लेकिन जो एक्टिव नहीं है उनको शुरू से देखना पड़ेगा चीज़ों को। तो दूसरा चीज़ आपको डाइट है, डाइट पे आप ध्यान दो। और रेगुलर प्रैक्टिस करो। और इंजरी अवॉइड करने के लिए आप अपने आप को ओवर एक्सर्ट मत कर दो। जैसे लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप जो इवेंट है वो थोड़ा सा इंजरी प्रोन है। इसमें आपको मतलब प्रैक्टिस करना है, लेकिन आपको बहुत ओवर एक्सर्ट नहीं कर देना आपको, कि बार बार कूदे जा रहे हैं कूदे जा रहे हैं। दिन में 2-3 बार कूदें आप, बाकी उसका मेथड सीखें। और ये भी है कि जहां आप कूदते हैं वो सरफेस जो होना चाहिए सॉफ्ट होना चाहिए ताकि इंजरी यस उसमें सर। भी अवॉइड कर सके। नॉर्मली जैसे एक पर्सन होते हैं तो रनिंग जैसे शुरू में कर रहे हैं, तो बेसिकली शुरू में ध्यान रखना है कि हमें ब्रीदिंग कंट्रोल हो और स्टेमिना डेवलप हो यस सर। सके। तो शुरू में सपोज 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर भी कर सकते हैं और टाइम 6 मिनट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट धीरे धीरे जब ये आता यस है सर।
लॉन्ग जंप में दो तीन जो प्रिकॉशंस हैं वो क्या रखने की जरूरत होती है? सर जैसे मैंने बताया, अपने आप को मोटिवेटेड रहिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाइए इस इवेंट में। आप प्रैक्टिस करें, एक बार में 2 जंप करें, आप 2 से 3 जंप, उससे ऊपर आप कर रहे हैं तो चांसेस है कि आप, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो पैर मुड़ सकता है आपका। तो पहले तो आपका, जो सर ने जैसे बताया कि इसको सॉफ्ट करना है ग्राउंड को, जो भी ये कुदाल वगैरह जो भी लेके अपने दोस्तों के साथ, उसको सॉफ्ट करिए। तो उसके बाद आप, दूसरा चीज़ है अपना, आप ये डिसाइड करिए कि आप किस पैर से कूदोगे। ठीक है, तो उसके लिए सर मेजरमेंट है। जैसे आप 10 15 कदम दौड़ोगे या 20 कदम दौड़ोगे, अपना मेजरमेंट देखो, आप कितने कितने मतलब कदम दौड़ने पे आप कंफर्टेबल हो, आपका अच्छा मोमेंटम बन रहा है। तो पहले तो यही आप डिसाइड करो कि मोमेंटम कब बन रहा है मेरा। और तीसरा चीज़ है लाइन, क्योंकि बहुत सारे लड़के अच्छा कूदते हैं सर, और लाइन वो देख नहीं पाते हैं। वो कूद के बहुत आगे चले जाते हैं फिर भी, लेकिन लाइन का वो जो पेनल्टी लग जाता है। तो आप लाइन अपने दिमाग में एक रिफ्लेक्स बन जाएगा। अगर आप 5 10 बार दौड़ते हो, कूदते नहीं, बस दौड़ते हो आप, कि लाइन ये रही लाइन, ये रही लाइन, तो आप, आपका रिफ्लेक्स डेवलप हो जाएगा कि ठीक है, आपका एक मसल मेमोरी बन जाएगा। उसके बाद आप जंप करिए। जंप है जो आपका, मेनली आप जैसे स्किपिंग रोप करिए और एक टांग पे कूदिए, ये सबसे आपका स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगा। एक कैंडिडेट्स के मन में डाउट रहता है, ये एवरी टाइम मैं क्लियर करता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली नए नए कैंडिडेट्स आते हैं और एवरी टाइम ये डाउट रेज करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बोलेंगे यस सर। हाइट में, यदि हमारा हाइट 165 भी था फिर भी कम करके मेजर किया। देखो, मैं जिन सक्सेसफुल कैंडिडेट से मिलता हूँ, जिन सक्सेसफुल कैंडिडेट से बात करता हूँ, तो सब बोलते हैं कि मेरे मेजरमेंट यस सर। सही किए गए। लेकिन जो कैंडिडेट यस पास नहीं हो पाते हैं, उनको लगता है कि हमारे साथ गलत किया गया। क्या कभी ऐसा होता है कि मेजरमेंट को कम करें? सर, मैंने तो 3 बार दिया है सर। बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं सर वो, वहाँ जो ऑफिसर कमांडेंट रहते हैं, 3 कमांडेंट रहते हैं, बाकी डीसी भी रहते हैं और इंस्पेक्टर वगैरह रैंक के रहते हैं। तो सर बहुत सपोर्ट करते हैं वो। अगर आपका मेजरमेंट सही है, और मतलब कुछ भी दिक्कत हो रहा है, बार बार मशीन वो चेक करेंगे, ठीक है हमारा मशीन ठीक नहीं है, क्या ठीक है। एक जैसे एक लड़के का सर चेस्ट थोड़ा कम आ रहा था, एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा था। तो उसको सर एक बार नापा, उसका नहीं हुआ। तो जो ऑफिसर थे उन्होंने बोला ठीक है, इसको पुशअप कराओ। तो फिर एक जवान साथ में गए, उन्होंने पुशअप कराया, उसे 8 10 पुशअप कराया, फिर देखा फिर नहीं हो रहा है, उसको और पुशअप कराया, उसको खिलाया पिलाया। फिर सर उसका मेजरमेंट निकाला उन्होंने खुद से ही, उन लोगों ने लास्ट में खुद से ही निकाला सर। तो इतना सपोर्ट करते हैं। वही मैं, देखो, मैं सब कैंडिडेट्स को एवरी टाइम कहता हूं, लेकिन चूंकि आप रिसेंट के हो और आप कंटिन्यूअस ये जा रहे हो, कहीं भी जो कैंडिडेट बॉर्डर पे होते हैं उनको मैं यही चीज बताता हूं कि मल्टीपल मौके देते हैं। आपने वो चीज ऑलरेडी ये चीज को बताया कि वो उनका सर। काम रिजेक्ट करना नहीं है, और न तो आपके सिलेक्शन यस से सर। उन्हें बहुत खुशी हो रही है और न तो आपके रिजेक्शन से उन्हें कोई लाभ हो रहा है। उनका काम अपना ड्यूटी करना यस है। सर। तो जो, जैसे सपोज करो कोई 170 सेंटीमीटर है, तो उसे थोड़ा कम नापा जाए या ज्यादा नापा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो यस सर। 165.2 है, तो उनके लिए तो मायने रखता है ना कि थोड़ा सा। तो मैं समझता हूं कि वही जो आपने बोला कि बॉर्डर पे जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको मल्टीपल टाइम वो मौका देते हैं कि यस, मे बी थोड़े स्लाइटली हो सकता है, क्योंकि देखो हाइट एक ऐसी चीज है जो घट बढ़ नहीं सकती है। वेट तो है, सपोज करो कि किसी का 65 kg है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा खा लिया तो 67 भी हो सकता है। 2 दिन नहीं खाया तो वो तो 63 भी हो सकता है, लेकिन हाइट तो चेंज नहीं हो सकता। सो जो भी, जैसे मैं हाँ बस सर। हाँ यही चाहता हूँ कि जैसे आप रिसेंट के हो, एक जब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स रिसेंट के बोलते हैं तो थोड़ा सा वो मैटर करता है। एवरी टाइम आई से कैंडिडेट्स की नहीं, इसमें कभी टेंशन नहीं लो, कभी भी वहाँ डिस्करेज सर करने बहुत के लिए सपोर्ट नहीं। करता हूँ आप। यस यस। सो आप हम्म। 3 टाइम्स गए, फिजिकल मेडिकल ये सारे प्रोसेस में से गुजरे, तो आप एक ही जगह सारे यस सर। टाइम किए या अलग अलग सेंटर पे? सर सेम था मेरा, गोरखपुर, तीनों बारी गोरखपुर था। और यस सर, ऑफिसर्स चेंज हुए थे लेकिन सेंटर सेम था। ओके, ऑब्वियसली वो तो ऑफिसर अलग अलग रहेंगे ना, मान लिया किसी का ट्रांसफर हो गया और ये सारी। तो आपने ऑल 3 टाइम्स सपोर्टिव पाया हमेशा? यस सर, बहुत सपोर्टिव थे सारे स्टाफ सर, जवान से लेकर ऑफिसर्स जितने हैं सबको ही। ओके ओके ओके। जैसे लेटेस्ट एक इंटरव्यू वगैरह में ये जो इश्यूज आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू में भी हमारी पर्सनालिटी वो मायने रखती है, टाइम देने की जरूरत होती है। तो सिंपली यस जैसे आप जब भी लेटेस्ट एक ऑल 3 टाइम्स आप अपियर हुए, ऑल 3 टाइम्स रिटर्न क्वालिफाई हुए, तो आप सीरियस रूप से इंटरव्यू का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करते थे? रिटर्न के जस्ट रिजल्ट आने के बाद, या फिजिकल मेडिकल हो गया तब, या कब से?
सर एग्जाम निकलने के बाद तो सर दिमाग में आ जाता था चीज़ की अब स्टार्ट करना है, तो न्यूज़पेपर वगैरह में काफ़ी पढ़ा जाता था। लेकिन जब फिजिकल हो जाता था, फिजिकल और मेडिकल, उसके बाद कंप्लीटली पूरा फोकस हो जाता था मैं कि अगर पढ़ाई भी करना है तो उसके साथ मुझे इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी करना है, प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन अलॉट करके सर। ओके ओके। 3 ऐसे पर्सनालिटी का नाम बताओ अदर देन फैमिली मेंबर, जिनसे आपने लाइफ में मोटिवेशन लिया कि यस, कुछ भी हो जाए, मुझे अपने गोल को अचीव करना ही है। और सर ऐसे तो काफ़ी हैं, कुछ मिलिट्री फिगर्स भी हैं, जैसे मेजर मोहित शर्मा हैं। उनने उन्होंने भी काफ़ी मतलब फिजिकल और मेडिकल कंडीशंस देखे थे फौज में आने से पहले, तो उन्होंने कैसे उसे ओवरकम किया वो सब पढ़ा मैंने। बाकी सर एक क्रिकेटर है सूर्य कुमार यादव, सर यस। उनकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायर करती है मुझे। वो 31 ईयर ओल्ड पे जब उन्होंने डेब्यू किया, उसके बाद काफ़ी अच्छा खेलते थे सर वो, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड नंबर 1 बने वो। तो ये सर भी सर चीज़ें दिमाग में रखता था कि कोई जरूरी नहीं कि लेट भी आते हो आप तो आप अच्छा नहीं करोगे, ओके, जब वन भी मोर। मौका मिले तभी अच्छा करना है। वन मोर, दो आपने बताया, एक और। सर तीसरा तो भी जैसे मैंने बुक पढ़ा बियर ग्रिल्स का, इनकी स्टोरी सर काफ़ी अच्छी लगी मुझे, काफ़ी इंस्पायरिंग है सर। जैसे एक बार ये कुछ पैराग्लाइडिंग कर रहे थे तो इनको गिर गए वो वहाँ से, तो उनके स्पाइन में इंजरी हो गया। लेकिन उन्होंने एक बार सोचा था कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है, तो जिस रूम में वो एडमिट थे वहाँ एक फोटो था माउंट एवरेस्ट का, तो उसी को देखते थे बार बार, कुछ भी हो जाए मुझे करना है, करना है, क्लाइम करना है। तो उन्होंने दिमाग को अपने समझाया और उस मतलब लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी को उन्होंने मतलब रिकवर किया, और फिर वो क्लाइम भी किया माउंट एवरेस्ट बहुत कम एज पे। ओके, सो अब आपका ये श्योर है कि बीएसएफ में जा रहे हो, तो बीएसएफ में कोई ऐसे पर्सन जिनसे आप प्रभावित हुए हो? हाँ सर अभी उसके बारे में मुझे पढ़ना है, और अ, ऐसा मैंने ट्रेनिंग वगैरह देखा है तो काफ़ी अच्छा लगा, पर और पढ़ना है फिर उसके बारे में। ओके ओके ओके। अभी तक जैसे हम देखते हैं कि जब हमारा सिलेक्शन होता है, तो सिर्फ हमारा ही सिलेक्शन नहीं होता है, हमारे फैमिली मेंबर का भी सिलेक्शन होता है, एक तरह से उनका भी रेपुटेशन बढ़ता है, नेम उनका भी है। प्लस कुछ जो हमारे पीछे लगे हुए हैं उनके लिए भी मोटिवेशन मिलता है। तो कभी कभी आप पर्सनल अच्छा। लेवल पे कुछ पर्सन हैं जिनको मोटिवेट करते रहते हो कि यस, मैं यदि कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, ऐसे कुछ है? हाँ सर मेरे कुछ दोस्त है वो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनका सर नहीं हो पाया था सिलेक्शन, तो उनसे रेगुलर टच में रहता हूँ, बात करता हूँ और शेयर करता हूँ कि आप इम्प्रूव कर सकते हो क्या, मैंने कैसे इम्प्रूव किया, ये सब चीज़ें हैं सर, तो ये करते रहता हूँ सर। ओके, थैंक यू अभिषेक फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स अपनी जर्नी को। और काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट लंबे स्ट्रगल के बाद सिलेक्शन लेते हैं। जैसे हमने बोला ना कि जब फेलियर आपका ज़्यादा होता है तो सक्सेस का जो हैप्पीनेस होता है वो भी ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फेलियर नहीं देखते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट आए, सिलेक्शन हो गया। कुछ ऐसे हैं मल्टीपल टाइम। तो कभी भी किसी को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं होती है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी।